नमस्कार, देश की बात देख रहे हैं आप। मैं ताबिश हुसैन। भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री होंगे। उनकी उम्र 42 साल है और वो ब्रिटेन के पहले अश्वेत प्रधानमंत्री होंगे। आज ऋषि सुनक किंग चार्ल्स से मिलने पहुंचे, जिन्होंने उन्हें सुनक को ब्रिटेन का अगला प्रधानमंत्री नियुक्त किया। रूस यूक्रेन युद्ध का दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर असर दिख रहा है। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था भी खराब हालात में है और वहां आम लोग महंगाई से परेशान हैं। ऐसे में ऋषि सुनक के सामने काफी चुनौतियां यहां पर हैं। उन्होंने बयान भी दिया और उसमें उन्होंने कहा कि आर्थिक चुनौतियों से निपटेंगे और नई नौकरियों पर काम करेंगे। And I have been elected as leader of my party and your Prime Minister, in part, to fix them. And that work begins immediately. I will place economic stability and confidence at the heart of this government's agenda. This will mean difficult decisions to come. But you saw me during COVID doing everything I could to protect people and businesses. I will unite our country, not with words, but with action. And now more than ever, we must support Ukraine in their brave fight against Putin's aggression. Ukraine must prevail, and we must continue to strengthen our nation's defences. That's what I have been striving to achieve, and I wish Rishi Sunak every success for the good of our country. I want to thank Hugh, Francis Liberty, my family and friends, and all the team at Number 10 for their love, friendship and support. I also want to thank my protection team. I look forward to spending more time in my constituency and continuing to serve South West Norfolk from the backbenches. तो ऋषि सुनक को बधाई देते हुए पीएम मोदी ने भी ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि ऋषि सुनक को हार्दिक बधाई। अब जब आप यूके के पीएम बनने वाले हैं तो मैं वैश्विक मुद्दों पर आपके साथ मिलकर काम करने और रोड मैप 2030 को लागू करने के लिए तैयार हूं। जब हम अपने ऐतिहासिक संबंधों को आधुनिक साझेदारी में बदल रहे हैं, तब ब्रिटेन में रह रहे भारतीय मूल के लोगों के इस लिविंग ब्रिज को दिवाली की विशेष बधाई। तो दिवाली की बधाई देते हुए पीएम मोदी ने यहां पर ट्वीट जो है वो किया है। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी इसे ऋषि सुनक की बड़ी उपलब्धि बताया है। We've got news that Rashid Sunak is now the Prime Minister. As my brother would say, go figure. And the Conservative Party expected to become the Prime Minister, I think, tomorrow when he goes to see the King. Pretty astounding. A groundbreaking milestone, and it matters. It matters. तो ऋषि सुनक भारतीय मूल के हैं। उनका भारत से जो कनेक्शन है वो भी आपको बताते हैं। क्यों भारतीय भी जो है बड़ी उम्मीदों से इस बदलाव को देख रहे हैं जो ब्रिटेन में यहाँ पर हुआ है। और ऋषि सुनक का भी आप देखिए तो भारत से एक पुराना नाता जो है वो रहा है और इसलिए भी जो इन बदलावों के दौर में भारतीय लोग भी जो है यहाँ पर उम्मीद से देख रहे हैं कि उनके जो फैसले होंगे उनका हमारे ऊपर क्या असर पड़ेगा। और यहाँ पर आपको बताते हैं ऋषि सुनक के बारे में कि उनका जो है वो यहाँ तक का सफर जो है वो कैसा रहा है और भारत से जो उनका नाता रहा है वो किस तरह का है। आप देखिए ऋषि सुनक जो है उनके ससुराल बेंगलुरु में हैं भारत के, और जो उनके ससुर हैं वो इन्फोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति हैं। और यहाँ पर ऋषि सुनक अपने देश के लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे, ये जो है उनका कहना है। 42 साल के ऋषि सुनक का भारत से दोहरा रिश्ता है। उनके दादा दादी भारतीय थे और उनकी ससुराल बेंगलुरु में है। जाने माने उद्योगपति नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति की बेटी अक्षता से उनकी शादी हुई है। उनकी 2 बेटियां हैं, लेकिन
उनके प्रधानमंत्री बनने पर उनकी ससुराल में कोई दिखावे का माहौल नहीं है, बस सादगी है। नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति ने बेशक अपने दामाद को बधाई दी। नारायण मूर्ति ने ट्वीट किया है, ऋषि को बधाई, हमें उन पर गर्व है और हम उनकी सफलता की कामना करते हैं। हमें विश्वास है कि वो यूनाइटेड किंगडम के लोगों के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। भारत में लोग इसी बात से खुश हैं कि सुनक का यहां से रिश्ता रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है, ठीक है कि तुम मुझे कहीं नहीं गए तो वो हमारे भारतीय भी हैं। सबसे पहले सीना हमारा तब चौड़ा होता है 56 इंच का नहीं 65 इंच का, क्योंकि हमारे भारत मुल्क के हैं और ब्रिटेन के नंबर 1 के कुर्सी पर आज बैठे हुए, तब आज इसीलिए हमारा सीना चौड़ा रहा है। सिर्फ मेरा नहीं, आज 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का सीना चौड़ा रहा है। वो देखो ब्रिटेन में बैठा हुआ वो आदमी जो है वो भारतीय है। भारत मूल से जाकर वहाँ सीएम बन रहे हैं और अपनी संस्कृति को भी वो नहीं भूले हैं। हमें उन पे बहुत गर्व हो रहा है और मैं उनको बधाई देना चाहूँगा। आदमी कितना भी बड़ा बन जाए लेकिन अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को नहीं भूले, वो सबसे बड़ी गर्व की बात है। ऋषि सुनक का बेंगलुरु में यह ससुराल है। जिस सादगी के लिए ऋषि सुनक जाने जाते हैं, उसी सादगी के लिए नारायण मूर्ति, सुधा मूर्ति और उनका परिवार भी इस महीने के आखिर में उम्मीद की जा रही है कि वो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खुदवई, एनडीटीवी इंडिया। तो ऋषि सुनक ऐसे वक्त में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का जिम्मा संभाल रहे हैं जब काफी सारी चुनौतियां भी ब्रिटेन के सामने हैं। आप वैश्विक स्तर पर देखिए जो हालात बने हुए हैं, आर्थिक तौर पर जो चुनौतियां हैं वो अब देखना होगा कि इस पर उनके फैसले कैसे होते हैं आगे। लेकिन ये कैसे जो है उनका टर्म रहने वाला है, इस पर बात करते हैं। परवेज आलम हमारे साथ हैं, डायरेक्टर सिने इंक लंदन से जुड़ रहे हैं। परवेज जी, स्वागत है आपका देश की बात में। ऋषि सुनक के बारे में हमने बहुत कुछ यहाँ पर देखा। परवेज जी, कैसा उनका सफर रहा? महज 42 साल के हैं, युवा हैं और एक बड़ी जिम्मेदारी जो है अब उनके कंधों पर यहाँ पर है। ब्रिटेन भी उनको बड़ी उम्मीद से देख रहा है, लेकिन यहाँ पर अब चुनौतियों की अगर हम सबसे पहले बात करें, जिनका जिक्र उन्होंने खुद अपने पहले भाषण में यहाँ पर किया, तो उन्हें आप कैसे देखते हैं? चुनौतियां बहुत गंभीर हैं। उन्होंने अपने भाषण में खुद ही इस बात का जिक्र कर दिया कि ब्रिटेन इस समय अपने बहुत ही एक गहरे संकट से गुजर रहा है और ये गहरा संकट है आर्थिक संकट। मतलब ये समझिए कि जो इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति है, वो 10% से ज्यादा हो गई है। लोगों के जो मकानों पे कर्जे थे वो महंगे हो गए हैं। जो एनर्जी यानी कि बिजली की कीमत थी, यूं समझिए ऊर्जा की, गैस की, बिजली की, वो जो है वो तकरीबन 2500 होती थी तो 4000, 4500, 5000 पाउंड तक, मतलब उस हिसाब से पहुंच रही है। सरकार ने कुछ थोड़ी बहुत राहत दी थी, लेकिन साथ में ये भी कहा था कि अगले साल अप्रैल तक होगी ये राहत, तो क्या उसके बाद में वो राहत दी जाएगी। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि पाउंड पिछले दिनों गिरा, जिस तरह का एक संकट आया तो पता चला पूरी दुनिया ने, जिसमें कि IMF भी शामिल है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और उन्होंने भी एक शक का इजहार किया कि ब्रिटेन की जो अर्थव्यवस्था है वो खराब है और ढंग से नहीं चलाई जा रही है। उससे क्या होता है कि एक बाजार में जब विश्वास डगमगा जाए किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में, तो फिर वो हिलने लगती है अर्थव्यवस्था। तो यही ब्रिटेन में हुआ और ये सारी चुनौतियां ऋषि सुनक के सामने है। लेकिन एक और बहुत बड़ी चुनौती है, वो ये है कि उनकी जो पार्टी है, जो सत्ताधारी पार्टी है, जिसकी तकरीबन 350 से ज्यादा मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है और पूरी बहुमत है उनका संसद में, वो आपसी झगड़ों का शिकार है। बिल्कुल। और उसको किस तरह से एक करके वो अपना जो जनादेश है, जो मैनिफेस्टो है, उसको कार्यान्वित कर पाएंगे, ये उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती। और अगर हम ये भी देखें, हालिया जो कुछ भी वहां पर हुआ, लिज ट्रस जो है जिम्मेदारी संभालती हैं, लेकिन बहुत कम वक्त में जो है वो अपनी जिम्मेदारी से हट जाती हैं पीछे। तो ये क्या इतनी गंभीर चुनौतियां हैं जिनको संभालना भी एक मुश्किल होगी पड़ी यहाँ पर ऋषि सुनक के लिए? और इस पर भी आप जरा बताइए, जो मुश्किल फैसलों का वो जिक्र कर रहे हैं, ये क्या हो सकते हैं? मुश्किल फैसले तो देखिए क्या है, होता है कि तकरीबन 40 बिलियन पाउंड्स का कर्जा है सरकार पे जो उसको अदा करना है। इसके अलावा और फिर उसमें भी अगर वो और बोरो करती है, यानी और कर्जा लेती है, तो उसके लिए संकट ही संकट है। तो मतलब ये होगा कहीं ना कहीं कटौतियां करनी पड़ेंगी। कटौतियां कहाँ होती हैं? अब उनको आम जबान में ऑस्टेरिटी मेजर्स भी कहे जाते हैं। मतलब ये कि नाप तोल के पैसा खर्च करना और जहां छटनी कर सकते हैं वहां पैसा कम करें। मतलब ये कि जैसे सरकारी नौकरियां हैं, वहां पे छटनी की एक आशंका है
इसी तरह से जो सरकारी खर्च हैं उन पे, इसके अलावा और भी जो टैक्स वगैरह के कट्स थे उनको फिर वापस लेना, उनको नर्म कर देना। तो ये वो चीजें हैं जिनसे आम आदमी थोड़ा सा डरता है कि कहीं ऐसा ना हो कि गाज उस पे गिरे। लेकिन इसका आश्वासन ऋषि सुनक ने अपने आज भाषण में दे दिया। जो छोटा सा उन्होंने एक संबोधन किया था राष्ट्र के नाम, जब वो किंग चार्ल्स से मिलके आए 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर, उसमें उन्होंने एक झलक दिखा दी। उसमें उन्होंने ये कहा कि देखिए मुझे पता है, मैं चांसलर ऑफ द एक्सचेकर था, वित्त मंत्री था इस देश का कोविड के दौरान, और आपने देखा कि मैंने जो आम आदमी है उसको राहत देने के लिए क्या क्या नहीं किया। तो ये एक आश्वासन दिया उन्होंने कि आम आदमी पे गाज शायद ना गिरे, उनके जो बहुत कुछ फैसले होंगे, सख्त कदम होंगे, तो हो सकता है कॉर्पोरेट से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड या कुछ और नई स्कीम्स। अब कहा जाता है कि ऋषि सुनक को सिर्फ इसीलिए एक बहुत बड़ा कारण है लाने का कि उन्होंने कोविड के दौरान में इस देश की अर्थव्यवस्था को अच्छा संभाला, और अब उनसे ये उम्मीद है कि वो इस बीमार अर्थव्यवस्था को किसी तरह से एक बहुत ही मजबूत अर्थव्यवस्था में बदल देंगे, और नहीं तो कम से कम इसका जो डिक्लाइन है, जो गिरावट है, उसको रोक सकेंगे। तो ये वो चुनौतियां हैं जो उनके सामने सबसे ज्यादा है। और इन चुनौतियों में भारत का रोल जो है वो भी अहम हो सकता है, भारतीय मूल के हैं। और एक ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर भी आपसे मैं जानना चाहूंगा, इसको लेकर आप अब कैसे देख रहे हैं? इससे पहले उनका पॉजिटिव इस पर जो है वो नजरिया रहा है, लेकिन अभी के जो हालात हैं उसमें आप इसको कैसे देखते हैं, और हमारे लिए जो है वो किस तरह की उम्मीदें ऋषि सुनक से हैं? मैं समझता हूं इसका सबसे पहला संकेत तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो ट्वीट है जो अभी पिछले कुछ घंटों में सामने आई है, और उसमें उन्होंने बहुत अच्छी तरह से उनको मुबारकबाद दी है, दिवाली की भी मुबारकबाद दी है, उनके प्रधानमंत्री बनने पे भी, और फिर कुछ उस तरफ भी इशारा किया है कि जो हमने और आपने, मतलब जो देशों ने कुछ प्लान किया था उसको, उसके कार्यान्वयन का समय आ गया है, उसको इंप्लीमेंट करने का वक्त भी आ रहा है। अब ये इशारा जो है वो बहुत बड़ा है, इसलिए कि एक फ्री ट्रेड डील होना है, यानी कि दोनों देशों के दरमियान एक सौदा ऐसा होना है जिसमें कि तिजारत, व्यापार आसानी से खुले तौर पे हो सके। ये इसलिए जरूरी है कि खासतौर पर ब्रिटेन के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए कि जब ब्रेक्सिट हुआ है, यानी कि जो ये देश है ब्रिटेन यूरोप से बाहर निकल के आ गया अपने आप, तो उसके जो ट्रेड के लिंक्स है दुनिया के साथ में बहुत ही कमजोर हैं, और ब्रिटेन में बहुत लोगों को उम्मीद है कि किसी तरह से ये ट्रेड डील हो जाए, इसलिए कि भारत इतना बड़ा देश है और अब तो 5वीं अर्थव्यवस्था है सबसे बड़ी। पहले ब्रिटेन होता था, ब्रिटेन कहा जाता है कि अब 6ठे नंबर पे IMF के हिसाब से। तो इसलिए ये ट्रेड डील ब्रिटेन के लिए बहुत जरूरी है। जाहिर सी बात है, जब कोई ट्रेड डील होता है तो वो विन विन सिचुएशन होती है दोनों के लिए, भारत के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो ट्वीट आई है उसको यहां मीडिया में बहुत अच्छी तरह से डिस्प्ले किया गया है। मतलब ये कि मीडिया ने कहा है देखिए साहब ये कुछ कामयाबी हो रही है, इधर इन्होंने संभाला है और उधर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है वो इशारा दे रहे हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो इसी तरह के पॉजिटिव अगर कुछ उनको शुरू में ही सिग्नल मिल जाते हैं और उन पे वो कामयाब भी हो जाते हैं आने वाले कुछ हफ्तों में, तो यूं समझिए कि ऋषि सुनक टिक गए, उनकी कुर्सी थोड़ी बहुत जम गई। जी, शुक्रिया परवेज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन महत्वपूर्ण बातों पर जो है वो विस्तार से चीजें यहाँ पर सामने रखने के लिए। तो देखिए ऋषि सुनक अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन काफी सारी उनके सामने चुनौतियां भी हैं, तो देखना होगा कि वो कैसे अपने आगे फैसले लेते हैं। फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी देश की बात में कुछ और खबरों के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देश की बात आप देख रहे हैं और अब बात हम करेंगे एयर क्वालिटी की। दिवाली के ठीक एक दिन बाद देश के कई शहरों में प्रदूषण का स्तर आमतौर पर बढ़ता है। इस बार भी ये हुआ और दिल्ली में पटाखों पर बैन के बावजूद यहां जमकर पटाखे जो है वो छूटे। यहां प्रदूषण का स्तर बहुत खराब रहा। वहीं आज सुबह दिल्ली देश के सबसे प्रदूषित शहरों में रही। नोएडा दूसरे और गुरुग्राम नंबर 4 पर है, नंबर 6 पर फरीदाबाद है, तो नंबर 10 पर ग्रेटर नोएडा और नंबर 11 पर गाजियाबाद है। यानी दिल्ली के आसपास के जो शहर हैं वहां पर और दिल्ली में हवा की जो गुणवत्ता है वो काफी खराब आज दर्ज की गई। यहां पर यह साफ है कि दिल्ली NCR की हवा आज सबसे जहरीली रही। वहीं बीती रात दिल्ली में फायर सर्विस को भी 201 कॉल मिली, जबकि पिछले साल 160 कॉल मिली थी।
तो आज की सुबह जो है वो भी आप देखिए हवा का जो स्तर है वो किस तरह का रहा। अब भारत के 10 सबसे प्रदूषित शहरों पर आप नजर डालिए, जहां पर जोधपुर में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 339 रहा, यानी प्रदूषण का स्तर बहुत खराब। वहीं धारूहेड़ा में AQI जो है वो 327 रहा, बुलंदशहर में 321, दिल्ली में ये AQI के जो नंबर हैं वो 313 रहे। यहां पर प्रदूषण का स्तर बहुत खराब रहा और बाकी शहरों में भी आप ये देखिए नंबर्स 300 के ऊपर हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि बहुत खराब स्तर कहा जाता है। और ये नंबर्स में आप देखिए जहां पर दिल्ली के आसपास के जो शहर हैं वो तो हैं ही, इसके अलावा जींद में भी AQI जो है वो 293 रहा, भिवानी में 290 रहा। तो यहाँ पर आप देखिए दिवाली के बाद जो प्रदूषण का स्तर है वो बढ़ा है, तो हवा की क्वालिटी में यहाँ पर गिरावट आई है। पाबंदी के बावजूद दिवाली के मौके पर दिल्ली में आतिशबाजी चलती रही। हालांकि पिछले 5 सालों के आंकड़ों पर गौर करें तो दिवाली की अगली सुबह का प्रदूषण इस साल सबसे कम आंका गया। पाबंदी के बाद भी दिवाली की रात चलते रहे पटाखे। अगली सुबह हवा खराब होनी ही थी। सुबह दिल्ली का AQI 325 तक जा पहुंचा। हालांकि दोपहर होते होते इसमें खासी कमी आ गई। इसमें शक नहीं कि बीते वर्षों के मुकाबले इस बार हवा कम प्रदूषित रही। 2021 में दिवाली के अगले दिन AQI 462 था, तो 2020 में 435, 2019 में 367 और 2018 में 390 दर्ज किया गया था। इस साल का जो है जो एयर क्वालिटी रहा है वो सबसे बेहतर रहा है। ये जो है एकदम से करीब करीब आपने देखा करीब 50-60 AQI पॉइंट्स का इजाफा हुआ इन 2-3 दिनों में। लेकिन अगर हम अभी भी मिटिगेटिव कदम उठाएं और सब अपने अपने जो अपने कार्यकलापों में एनवायरमेंट फ्रेंडली जो हमारे वो होते हैं तरीके हैं उनको अपनाएं और ये जो हमने विशेष दिशा निर्देश दिए हैं उनका हम अब पालन करेंगे तो जरूर मुझे उम्मीद है कि इसमें बेहतरी तो होगी। इस साल लोग भी राहत महसूस कर रहे हैं। पटाखे तो चले हैं, बच्चों ने चलाए हैं और कोई ऐसी महसूस नहीं हुआ कि पटाखों का जितना पहले दिवालियों पे होता था कि बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो जाता था। थोड़े कम क्वांटिटी में पटाखे चले हैं। रहता हूँ मोती बाग साउथ दिल्ली में, बहुत पटाखे चले कि बैन होने के बाद जब मैं छत पे गया वो लगाने के लिए, मतलब दिए लगा रहा था, तो मैं बच्चों से कह रहा था मैं भाई फटाफट नीचे चलो कहीं ऊपर कुछ ना गिर जाए। रॉकेट चल रहे थे, फूलझड़ी, मतलब मैं गाजियाबाद में रहता हूँ, दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ है, सांस लेने में तकलीफ हो रही। नहीं तकलीफ हमारे इस इलाके में थी। अब दिवाली की रात की आतिशबाजी को लेकर दिल्ली सरकार आंकड़े जुटाएगी। क्योंकि जो टीमें आपने बनाई थी उन्होंने ग्राउंड क्या कार्रवाई की है? वो अभी उसकी रिपोर्ट अभी कंपाइल होकर नहीं आई है, जब आएगी तो आपको हम सबमिट करेंगे। मेरा कहना है कि हवा भी साथ दे, दिल्ली के लोग भी साथ दें, सब लोग मिलके प्रयास करें, प्रदूषण कम होना चाहिए। लक्ष्य तो हमारा यही है, क्रेडिट की बात नहीं है, बात है कि प्रदूषण कम होना चाहिए। लेकिन अब भी दिल्ली और मुंबई दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हैं। जिम्मेदारी सिर्फ सरकार संस्थाओं की नहीं, सबकी है। नीति बनती है, बनाई जाती है, पालन हो इसके लिए सख्ती भी बरती जाती है। पर जब जंग जहरीली हवा से हो तो जिम्मेदारी हमारी भी बनती है। जिम्मेदार और जागरूक बनेंगे तो ये जंग जीती जा सकती है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया। तो इस पर हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर CK वार्ष्णेय हैं, आप पूर्व डीन SES JNU हैं। प्रोफेसर वार्ष्णेय, बहुत स्वागत है आपका। इस बार दिवाली के अगले दिन हमने देखा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 300 के पार गया। दिल्ली, मुंबई और जो शहर हैं कई जगह पर एयर क्वालिटी जो है वो खराब हुई थोड़ी सी। लेकिन प्रोफेसर वार्ष्णेय, ये भी देखने में मिला कि पिछले सालों की तुलना में जो स्तर रहा दिवाली के अगले दिन, उसमें जो इस बार की दिवाली रही वो पहले के मुकाबले थोड़ा कम है। तो यहाँ पर हमें चिंता करने की जरूरत है या फिर नहीं करने की जरूरत है? चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता है, क्योंकि जो भी ये सच है कि पिछले सालों के मुकाबले इस साल जो पोल्यूशन का स्तर था वो कम था, लेकिन फिर भी वो बहुत अधिक था और जो सुरक्षित स्तर है उससे कई गुना अधिक था। तो इन सब को देखते हुए हमें शुद्ध वायु के लिए चिंता प्रकट करनी चाहिए और भरसक प्रयासों में और
तेजी लानी चाहिए। ये एक अच्छा है कि पहले से कम है, लेकिन फिर भी ये बहुत चिंताजनक है। ये इतना नहीं होना चाहिए। इससे बच्चों के बढ़ने में, बुजुर्गों में और सब में बहुत बुरा इसका प्रभाव पड़ता है। और ये तो अभी शुरुआत है। अभी जो पराली के जलने का मौसम है वो तो अभी शुरू हुआ है। और जिस दिन दिवाली थी उस रात को सबसे ज्यादा पराली की जलने की नंबर हैं 1013 और समथिंग लाइक दिस 1300। तो अभी तो शुरुआत है। और एक बात और भी हमें सोचनी चाहिए कि आखिर ये स्तर पिछले सालों से कम क्यों रहा। इसके 2-3 कारण हैं। एक कारण तो ये है कि बारिश काफी देर तक अक्टूबर में हुई है, तो उससे आसमान को साफ होने में काफी मदद मिली है। तो इसलिए उसकी जो क्षमता है प्रदूषण को ग्रहण करने की वो काफी बड़ी है। दूसरी बात यह है कि अभी पराली का जलने का मेन सीजन सिर्फ शुरू हुआ है। बारिश की वजह से पराली जलने में भी अभी देरी हुई है। तो अभी तो पराली जलने का मौसम शुरू हुआ है। और इस तरीके से दिवाली भी अपने नियत समय से थोड़े पहले हुई है अक्टूबर में। तो शायद प्रोफेसर वाशे शायद आने वाले वक्त में ये चिंता बने, लेकिन अभी की अगर हम बात करें जो दिवाली के बाद का आज नंबर्स हमने दिखाए, तो फिलहाल मौसम भी इतना ठंडा नहीं है फिलहाल। तो इसको लेकर आपको क्या लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में ये सुधार होगा एयर क्वालिटी इंडेक्स में, या अभी से जो है यहाँ पर खराब होने लगेगा? देखिए, जहां तक मौसम का सवाल है तो मैं समझता हूं कि आगे चल के सुधार नहीं होगा, बल्कि इसके अंदर थोड़ी और कमी बढ़ेगी। क्योंकि जैसे टेम्परेचर और तापमान गिरेगा तो हवा की जो भारीपन है वो बढ़ जाएगी और इससे पोल्यूशन का डिफ्यूजन कम होगा और इस तरीके से वायुमंडल में प्रदूषण जो है वो एकत्रित होने लगेगा और उसका डिफ्यूजन कम होगा। दूसरे, सर्दियों में वायु की वेग बहुत कम हो जाती है, बहुत धीरे चलती है और वायुमंडल स्थिर रहता है, जिसकी वजह से प्रदूषण उसके अंदर निरंतर बढ़ता रहता है। तो ये जो एक हमारी सिचुएशन है जिसको हम कहते हैं कि वो पोल्यूशन जो है इकट्ठा रहता है सर्दियों में, ये उसका कारण है। देखिए, धुआं हमेशा सर्दियों में आप देखते हैं जमीन के पास ही ज्यादातर नजर आता है। ऊपर उठने में उसको बहुत कठिनाई होती है क्योंकि हवा काफी भारी रहती है और इसकी वजह से उसके अंदर डिफ्यूजन और उसका फैलाव बहुत कम रहता है। तो इन सब चीजों की वजह से आगे और प्रदूषण बढ़ेगा। प्रदूषण काफी तरीके से कम हो सकता है। जैसे जब कोरोना हमारे यहाँ जो बीमारी आई थी, तो इसमें उस वक्त हमको सारी एक्टिविटी बंद हो गई थी और उस वक्त जो बीमारी ये सब शुरू हुई थी वायरस की, तो हम देखते हैं कि काफी जगह से हिमालय की चोटियां दिखने लगी थी और लोग काफी उत्साहित थे, सब कार्रवाई बंद थी। तो जितना पोल्यूशन हो रहा है वो स्पष्ट है कि जहां भी पोल्यूशन निकलता है उसकी अच्छी तरीके से नियंत्रण नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन के अंदर काफी कमी है। अभी इन चीजों पर प्रोफेसर वाश ने ध्यान देने की जरूरत है। जैसे कि आपने भी बताया कि आने वाले वक्त में मौसम में भी बदलाव होगा और पराली का सीजन भी आएगा, तब शायद और चिंता इसको लेकर जो है वो बढ़ जाए। लेकिन अभी भी आप देखिए दिवाली के बाद के जो नंबर्स हमने आपको दिखाए तो चिंताजनक है एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो ध्यान रखने की जरूरत है कि कैसे इससे जो है बचा जाए। काफी नुकसानदेह ये जो हवा है वो होती है, जहरीली हवा आपको नुकसान बहुत पहुंचा सकती है। बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर वाश हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए फिर से यहाँ रुकेंगे, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज साल का आखिरी सूर्य ग्रहण दिखा। भारतीय समय के मुताबिक ये दोपहर 2:29 से शुरू हुआ और भारत में सूर्य ग्रहण का प्रभाव शाम 4:29 से दिखना शुरू हुआ। शाम 6:10 तक इसका असर दिखा। अलग अलग शहरों में सूर्य ग्रहण का समय कुछ जो है इस तरह से रहा। आप यहाँ पर देखिए अलग अलग शहरों में किस तरह से सूर्य ग्रहण जो है वो देखने को मिला। तो दिल्ली की तस्वीर आप देख रहे हैं। मुंबई में सबसे आखिर में जो है नज़ारा दिखा, यहाँ पर 6 बजे के बाद का वक्त था।
वाराणसी में भी आप देख सकते हैं, अमृतसर, गोरखपुर और जम्मू, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आज के सूर्य ग्रहण की। इस बार की दिवाली की अगर हम बात करें तो क्योंकि कोरोना की वजह से जो 2 साल रहे उससे थोड़ा सा अलग इस बार की दिवाली रही। कोरोना संकट की वजह से करीब 2 साल तक त्योहारी सीजन में बाजार कमजोर रहा था, लेकिन इस साल बाजारों में रौनक लौटी। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के मुताबिक इस साल त्योहारी सीजन में करीब 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का कारोबार हुआ। दिल्ली के मशहूर बंगाली मार्केट में बंगाली स्वीट्स नाम की दुकान चला रहे गिरीश अग्रवाल के कारोबार की मिठास 2 साल बाद लौटी है। कोरोना में लगभग बैठ चुका कारोबार फिर कुलांचे भर रहा है। मेरे साथ बंगाली स्वीट के मालिक गिरीश अग्रवाल हैं। गिरीश जी, 2 साल बहुत मुश्किल रहे आपके लिए, इस बार बिजनेस कितना वापस आया? लेकिन सब 2020 और 21 तो सभी के लिए मुश्किल रहा, लेकिन 2022 में जो है मैं समझता हूँ कि काफ़ी सुधार हुआ और लोग बाज़ार में निकले। लोगों के दिल से जो कोरोना का खौफ था वो निकल गया और लोगों ने हर त्यौहार मैं समझता हूँ बड़ी धूमधाम से मनाया। और ये समझिए कि मैं समझता हूँ 80-85% बिजनेस वापस आ गया। त्योहारों के मौसम में दिल्ली के बाजार में कारोबार में बढ़ोतरी से व्यापारी खुश हैं। उनका बिजनेस धीरे धीरे वापस लौट रहा है और साथ ही 2020 और 2021 के दौरान कोरोना संकट की वजह से उन्हें बिजनेस में जो नुकसान हुआ था उस नुकसान की भरपाई भी हो रही है। त्योहारों के सीजन में कारोबार में सुधार का ये ट्रेंड पूरे देश में देखने को मिला है। व्यापारियों की संस्था कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के जनरल सेक्रेटरी प्रवीण खंडेलवाल कहते हैं, नवरात्र के सीजन से ही कारोबार में जो सुधार का ट्रेंड शुरू हुआ वो दिवाली के दौरान और बेहतर हो गया। 2020-2021 में काफी नुकसान हुआ था कोरोना संकट की वजह से, इस बार क्या ट्रेंड्स हैं? 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार हुआ है। इसमें धनतेरस और दिवाली के दौरान भी बिक्री बढ़ी है, उसका कितना कंट्रीब्यूशन रहा है इस 1.5 लाख करोड़? देखिए, धनतेरस की यदि बात करें तो ज्वेलरी और अन्य जो सामान है जो हम धनतेरस पर खरीदते हैं, लगभग पूरे देश में 45,000 करोड़ का व्यापार तो उन 2 दिनों के अंदर में हुआ। और क्योंकि ये लगातार त्योहार आ रहे हैं, अभी और त्योहार आने बाकी हैं, तो निश्चित रूप से 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का कारोबार होगा। और यदि यही ट्रेंड चलता है तो मुझे लगता है कि 2.25 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हो सकता है पूरे सीजन में। पूरे सीजन में। कोरोना संकट से पहले 2019 में त्योहारों के सीजन में करीब 90,000 करोड़ का कारोबार हुआ था। दिल्ली से कैमरा पर्सन मोहम्मद के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। राम की नगरी अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का करीब 50% काम पूरा हो चुका है। ये दावा है साइट पर काम कर रहे इंजीनियरों का। दिवाली के मौके पर यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और उनके साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। इस दौरे के बाद राम मंदिर ट्रस्ट के सचिव ने एक बार फिर दावा किया है कि मंदिर निर्माण को 2023 के दिसंबर महीने तक पूरा कर लिया जाएगा। हम इस वक्त अयोध्या में जो अंडर कंस्ट्रक्शन राम मंदिर है उसकी साइट पे हैं। 2 दिन पहले यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे और उन्होंने इस एरिया का इंस्पेक्शन किया। उसके बाद जो ट्रस्ट राम मंदिर बना रही है उन्होंने हमें भी ये दिखाने के लिए आज बुलाया कि भाई कितना काम हो चुका है। जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि जो डेडलाइन है या जो रेस है वो ये है कि दिसंबर 2023 तक ये मंदिर या इसका अंश कम से कम प्रेयर्स के लिए खुल जाए, डिवोटीज के लिए खुल जाए। ये पॉलिटिकली भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2024 में जैसा कि हम जानते हैं नेशनल इलेक्शन है, लेकिन पॉलिटिक्स से बियॉन्ड जहां जो इंजीनियर्स काम कर रहे हैं उनसे भी बात करना जरूरी है। सर, अपना परिचय एक बार दे दें। मेरा नाम सुगौतो धर है, मैं टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमिटेड पीएमसी जॉब देख रहा हूँ। शौगतो दा, ये बताइएगा सबसे पहले तो थोड़ा सा जब हम ये पत्थर वत्थर देखते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, लेकिन आप इंजीनियर हैं, आपको ज्यादा आइडिया है। थोड़ा सा जरा हमारे दर्शकों को समझाइए ये जो पत्थर हम देख रहे हैं क्या है और कितना काम हुआ है। जो जिसके ऊपर खड़ा है ये हमारा ग्रेनाइट स्टोन का टॉप लेवल है। हमारा ग्रेनाइट स्टोन ऑलमोस्ट 95% खत्म हो गया, 5% थोड़ा बहुत बचा है। और हमारा बंसी पावरफुल स्टोन जो देख रहा है जिसमें कारुकार्य जो दिखाई दे रहा है, ये मेनली हमारा एक काम है। ये स्टोन का मेन ये क्या है, पूरा 0-0 लेवल से मिलाना है, तो ज्यादा फास्ट भी नहीं कर पाएगा, ज्यादा क्वांटिटी भी नहीं, प्रोपोर्शनली चलते रहेगा।
तो इसको एकदम फिनिश करना है। तो जैसा कि शौकत जी बता रहे थे, अलग अलग हिस्से हैं। मैं थोड़ा सा और आपको दिखा दूं। ये जो पत्थर आप देख रहे हैं, मेरे ख्याल से प्रमोद श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, ये बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं यहाँ। सर जरा आप भी ये बता दीजिए कि ये जो पत्थर लगे हुए हैं ये क्या सिग्निफाई कर रहे हैं, ये कहाँ लगेंगे? ये फर्स्ट फ्लोर पे लगाए जाएंगे। ये ग्राउंड फ्लोर, अभी जहाँ हम खड़े हुए हैं ये इस समय हम ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हैं। ठीक है। इसके ऊपर जब ये लगने शुरू होंगे तो ये पत्थर लगेंगे बंसी पहाड़पुर के, तो इसके बाद फिर मकराना के लगेंगे। इसको इस तरह से बना रहे हैं कि इससे 1000 साल तक ये मंदिर एज इट इज रहे। कोई भी भूकंप कितना भी रिएक्टर पे आ जाए तो कहीं से कोई क्षति ना हो। और आप लोगों के लिए मतलब ये कितना इंपॉर्टेंट है कि टाइम पे रहे काम, और क्या आप अभी संतुष्ट हैं जिस तरह से काम हो? हाँ, बहुत संतुष्ट हैं काम की प्रगति से। और आप अभी एक टावर भी दिखा रहे थे, आप बता रहे थे कि मतलब जिस तरह से आपने सोचा था उसी तरह से काम हो रहा है फिलहाल। थोड़ा सा अगर आप समझा पाए सर, क्या मतलब किस तरह काम अभी तक आगे बढ़ा है और कितना अभी बाकी है? अरे भाई, जमीन के नीचे 55 से 60 फीट एक कंक्रीट हो गई जी, उसे रॉक कह सकते हो। फिर उसके ऊपर 21 फीट ऊंची ग्रेनाइट पत्थरों की प्लिंथ हो गई, उसे कुर्सी कहेंगे। कुर्सी बनने के बाद ये पत्थर, मंदिर के पत्थर, कार्विंग किए हुए पत्थर इंस्टॉल होने शुरू हो गए। गर्भगृह के आसपास का 6 लेयर रखी गई हैं। तो इट इज ए वेरी गुड प्रोग्रेस, वेरी गुड प्रोग्रेस। जाहिर सी बात है कि क्या कहते हैं कि बिना पॉलिटिक्स के इस देश में, और खासकर जब अयोध्या जैसी जगह की बात है, काम नहीं चलता है। लेकिन फिलहाल वो यही कह रहे हैं कि उनका काम की प्रगति, उनके काम की प्रगति, उनके मंदिर की सही चल रही है। प्रमोद श्रीवास्तव और राजेश गुप्ता के साथ आलोक पांडे, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में लोगों की संवेदनहीनता सामने आई है। रविवार को 13 साल की एक नाबालिग लड़की घर से लापता होने के कुछ घंटे बाद घायल हालात में मिली, लेकिन उसे अस्पताल पहुंचाने के बजाय लोग उसे घेरकर वीडियो बनाते रहे। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने लड़की को अस्पताल पहुंचाया। बच्ची को लेकर ऑटो रिक्शा तक दौड़ने का पुलिस वाले का वीडियो भी वायरल हो रहा है। मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। और ये पूरा मामला क्या था, इसको लेकर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आलोक पांडे। इस केस के कई पहलू हैं। तो पहले पुलिस इन्वेस्टिगेशन की अगर बात कर लें, पुलिस का ये कहना है कि उन्होंने रेप और काफी दूसरी स्ट्रिंजेंट धाराओं में केस रजिस्टर किया है। 2 सीसीटीवी के विजुअल सामने आए हैं। ये संडे के हैं, रविवार दोपहर के हैं, एक 1:30 बजे का और एक 40 का। ये 13 साल की लड़की पहले सीसीटीवी में आप देख सकते हैं किसी आदमी से बात कर रही है, और दूसरे में आप ये देख सकते हैं कि उस आदमी के पीछे पीछे चल रही है। गंभीर हालत में ये लड़की एक गवर्नमेंट गेस्ट हाउस के कैंपस में मिली। उस कैंपस की दीवार टूटी हुई है, तो इसलिए शायद उसको अंदर उस रास्ते से लाया गया। उसी गेस्ट हाउस के कर्मचारी ने उसको देखा, उसके बाद उसने पुलिस को इत्तला की। फिलहाल कोई गिरफ्तारियां नहीं हुई हैं। जो कंप्लेंट लड़की के रिश्तेदारों ने दी है पुलिस को, उसमें लिखा है कि उसके साथ गलत काम करने के लिए उसको लेके गया। जब उसने रेजिस्ट किया तो उसको मारा पीटा गया और अधमरा वहां पे छोड़ दिया गया। लड़की कानपुर में एक हॉस्पिटल में एडमिट है और फिलहाल उसकी स्थिति गंभीर है। जो दूसरी चीज है, जो देखने वाली बात है और काफी इनसेंसिटिव है, वो ये है कि जब वो लड़की लोगों को पड़ी हुई मिली और लहूलुहान थी, चेहरे पे खून था, सर पे खून था, जितने लोग वहां खड़े थे किसी ने उसकी मदद नहीं की। वो लोग अपने मोबाइल फोन से उसके वीडियो बनाते रहे। आप उस वीडियो में ये देख सकते हैं कि लड़की अपने हाथ उठा रही है, शायद मदद मांगने के लिए, लेकिन लोग वीडियो बनाते रहे, मदद किसी ने नहीं की। हाँ, ये बात जरूर करते रहे कि पुलिस आ रही होगी, पुलिस आ रही होगी, लेकिन किसी ने उस वक्त ये अटेम्प्ट नहीं किया कि उस लड़की के ऊपर कम से कम एक चादर डाल दे या एक गमछा डाल दे। गमछा लोगों के पास रहता है, उस क्लिप में भी आप देख सकते हैं कि गमछा लोगों के पास है, लेकिन उतना भी किसी ने किया नहीं। हाँ, अलग अलग एंगल से वीडियोस जरूर बनाए। उसके बाद पुलिस आई और आप देख सकते हैं कि जो चौकी के इंचार्ज थे, उन्होंने एक वीडियो में आप ये भी देख सकते हैं कि उन्होंने बच्ची को उठाया, दौड़े हुए गए, एक ऑटो रिक्शा में बैठाया, हॉस्पिटल लेके गए। लड़की की हालत अभी गंभीर है। पुलिस ने फिलहाल अभी ये नहीं हमें बताया है कि कोई भी गिरफ्तारी हुई है कि नहीं, लेकिन ये बहुत इनसेंसिटिव मामला है और साथ में गंभीर और शॉकिंग भी है। तो यही उम्मीद रहेगी कि पुलिस जल्दी से घटना के बारे में बताए कि हुआ क्या है
और किन लोगों ने या किस आदमी ने इस वारदात को अंजाम दिया। तो यहाँ पर आलोक बता रहे थे इस मामले के बारे में, गंभीर हालत बताई जा रही है लड़की की और लोगों की संवेदनहीनता यहाँ पर हैरान करने वाली है। पुलिस जो है अस्पताल यहाँ पर इसको लेकर पहुंची घायल अवस्था में। तो फिलहाल देश की बात में इसी के साथ इतना ही। आप इजाजत दीजिए, एक बार फिर से हाजिर होंगे देश की बात में कुछ और खबरें आपके लिए लेकर। नमस्कार।